वेलकम डी स्टूडेंट। मैं हूं भरत कुमार और आप सबका स्वागत करता हूं केपी कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस की यूट्यूब क्लास में। और जैसा कि आपको पता है बीए फर्स्ट ईयर के जो लेसन है वो कंटिन्यू यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं। तो आज जो अपना जो लेसन है वो 10th लेसन है और 10th लेसन के ऑलरेडी पार्ट है वो बन चुके हैं। 3 पार्ट, आज 4th पार्ट है ये। तो 4th पार्ट पर जो हम चर्चा कर रहे हैं, मतलब कहने का मतलब ये है कि जो 10th जो लेसन है इसके आगे के जो पार्ट है 1 2 3 वो बने हुए हैं, ये 4th पार्ट है। तो इस 4th पार्ट में हम कानूनी न्याय को प्राप्त करने के जो साधन हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना है कि कानूनी न्याय को प्राप्त करने के साधन के ऊपर लॉस्की ने एक पुस्तक लिखी है, ठीक है ना। लॉस्की ने पुस्तक लिखी है राजनीति के मूल तत्व, राजनीति के मूल तत्व। इस पुस्तक के अंदर लॉस्की के द्वारा कानून को प्राप्त करने के जो साधन हैं वो उसमें वर्णन किया गया है। तो हम इसको देखेंगे अपने 10th लेसन के जो नेक्स्ट अपने ये वाला जो पार्ट है। तो कानूनी न्याय को प्राप्त करने के लिए क्या क्या साधन होने चाहिए, क्योंकि न्याय के लिए कानून एक महत्वपूर्ण धारणा है, एक व्यवस्था है जो राज्य के लिए अस्तित्व में बनाए रहती है, न्याय को एक उच्च स्तर प्रदान करती है। तो देखिए कि न्याय को प्राप्त करने के लिए सबसे पहला तो जैसे मैंने बताया है कि कानूनी न्याय को प्राप्त करने के साधन में पहला है ये, ठीक है ना, न्यायपालिका का कार्यपालिका के प्रभाव से मुक्त होना। ये सबसे पहली शर्त होगी, ठीक है ना। क्योंकि जैसे बहुत सारे ऐसे राज्य भी हैं जहाँ पे न्यायपालिका है वो कार्यपालिका के प्रभाव या उसके अधीन होती है, तो फिर वो जो कार्य करेगी वह कहीं ना कहीं कार्यपालिका के प्रभाव से या उनके कार्यपालिका के कार्य के प्रभाव से वो न्यायपालिका भी प्रभावित होगी। मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे कार्यपालिका है जो राज्य के लिए न्याय प्रणाली जो भी व्यवस्था बनाती है, जो कानून बनाती है, तो इसमें फिर क्या होता है कि न्यायपालिका उससे जुड़ी हुई हो तो वह निष्पक्ष रूप में काम नहीं करेगी। निष्पक्ष रूप में काम नहीं करेगी कहने का मतलब ये हो गया, जैसे ये समझ लीजिए कि एक राज्य के अंदर अगर सरकार जो है वह लोगों पर राज कर रही है, शासन चला रही है, और जब कोई फैसला देना हो तो जो फैसला देने वाली जो व्यवस्था है उस राज्य में वो न्यायपालिका है, वो न्यायपालिका भी अगर सरकार के अधीन है, सरकार के नियंत्रण में काम करती हैं, तो अगर सरकार के द्वारा कोई ऐसे कानून बना दिए जाए जिससे जनता है वह उनको उस कानून से लाभ न हो या वो उस कानून से जनता का शोषण होता है, फिर भी अगर जनता उस कानून को लेकर सरकार के सामने जाएगी तो जब उस पर न्यायालय के द्वारा जो फैसला होगा वह एक तरह से कह सकते हैं कि सरकार के ही पक्ष में जाएगा। क्यों जाएगा ये तो आपको पता ही है, क्योंकि न्यायपालिका खुद ही एक सरकार का अंग हो जाती है, तो फिर वह निष्पक्ष रूप में अपना फैसला है वो नहीं दे पाती है। जैसे कहीं भी अगर देखें जो न्याय करने का जो एक अंग है वह कहीं ना कहीं सभी प्रभाव से मुक्त होना चाहिए। अगर न्याय देने की जो व्यवस्था है वह जिस पर किसी और का प्रभाव न हो, वह प्रभाव मुक्त हो, किसी के अधीन न हो, तो उनके द्वारा जो दिया जाने वाला जो फैसला है, जो कानूनी जो व्यवस्था है वो निष्पक्ष और सही होगी। तो इसलिए सबसे पहली प्राथमिकता और साधन क्या होगा कि न्यायपालिका का कार्यपालिका, ठीक है ना, जो शासन व्यवस्था चलाई जा रही है, जो प्रमुख रूप से कानून व्यवस्था सरकार में बनाए रखना चाहती हैं वो कार्यपालिका होती है। तो न्यायपालिका को कार्यपालिका के प्रभाव से मुक्त होना चाहिए। प्रभाव से मुक्त यानी उसके अधीन न हो, तभी है वो न्यायपालिका अपना जो कार्य है बहुत अच्छे ढंग से कर सकती है, निष्पक्ष रूप से कर सकती है, बिना दबाव के कर सकती है। दूसरा जैसे हम बात करें न्यायाधीशों के नियुक्ति एवं चुनाव नहीं, ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान रखना। जैसे लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में आपने देखा है कि सरकारी जो पद होते हैं या राजनीतिक जो पद हैं उस राजनीतिक पदों में चुनाव होते हैं। चुनाव के तहत जनता उसमें भागीदारी देती है और जनता के द्वारा जब प्रतिनिधि चुने जाते हैं उन प्रतिनिधियों के द्वारा आगे अप्रत्यक्ष चुनाव के तौर पे राष्ट्र के अध्यक्ष और बड़े बड़े जो राजनयिक पद हैं उन पे चुनाव के द्वारा जो व्यक्ति हैं वो पद धारण करते हैं। तो ये चुनावी प्रक्रिया में कहीं ना कहीं जो पदाधिकारी या प्रतिनिधि होते हैं वो उससे जनता से प्रभावित होते हैं, उस शासन की व्यवस्थाओं से प्रभावित होती हैं। तो जब न्याय के संदर्भ में फैसला आता है तो कहीं ना कहीं
ये होता है कि वो प्रभावित हो पाते हैं। तो इसलिए न्याय एक तरह से एक मंदिर की तरह है। तो अगर वह बिना किसी भेदभाव के अगर वहाँ पे है, बिना किसी के धर्म के, यानी कह सकते हैं कि वह सभी धर्म के लिए होता है, एक मंदिर की बात करें तो उस मंदिर की जो न्याय व्यवस्था होगी या जो वो मंदिर होगा वो सभी के लिए समान रूप से खुला रहेगा, वरना फिर वो भेदभाव हो सकता है कि ये तो इस वर्ग का है। तो ऐसे ही मैं इस टॉपिक पे वापस पॉइंट पे देखता हूँ कि न्यायाधीशों की नियुक्ति होनी चाहिए, उनका चुनाव नहीं होना चाहिए। अगर चुनाव होगा तो कहीं ना कहीं वह पार्टी जो चुनाव होगा, चुनाव के द्वारा जो न्यायाधीश जो चुना जाएगा फिर वह कहीं ना कहीं पार्टियों से प्रभावित होगा, कांग्रेस कह दीजिए, भाजपा से कह दीजिए या निर्दलीय, तो वह फिर क्या होगा, पक्षपात रवैया हो जाएगा। जैसे जो प्रतिनिधि होते हैं वो चुन के आते हैं जब वो सरकार में, तो फिर वो अपनी पार्टी या अपना वर्ग है उसको ज़्यादा हित में देखते हैं, उनकी ज़्यादा तरफदारी करते हैं, दूसरों को इतना ध्यान नहीं देते। तो इसलिए ये कहा गया है कि न्याय को, कानूनी न्याय को प्राप्त करने का सबसे प्रमुख क्या है कि जो न्यायाधीश होते हैं, जो न्यायालय में जो न्याय का मतलब फैसला देते हैं, तो उनका चुनाव नहीं होना चाहिए। चुनाव होने से फिर क्या है कि वो पक्षपात या कहीं ना कहीं रूढ़िवादी रवैया आ जाता है, जिसमें वो फिर निष्पक्ष न्याय नहीं दे पाते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति हो, और नियुक्ति भी कार्यपालिका के और राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पे या इस तरह की जो कॉलेजियम पद्धति है उस आधार पे उनकी नियुक्ति होनी चाहिए, और फिर वह कार्यपालिका और बाकी जिसमें शासन व्यवस्था उससे विमुक्त होना, मतलब स्वतंत्र होना चाहिए, तभी यह बेहतर रूप से काम कर सकता है। तो ये यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि कानूनी न्याय को प्राप्त करने के लिए न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति होनी चाहिए, न कि चुनाव होना चाहिए, नहीं तो ये व्यवस्था है वो सही नहीं हो पाती है। तो अब जैसे कि आपको मैंने बताया है कि वह जस्ट बताया कि न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए तो फिर क्या करें, चुनाव नहीं होगा तो किस तरह से होगा। तो एक तो व्यवस्था होती है कि जनता के द्वारा जो न्यायाधीश हैं उनको चुना जाता है। दूसरी हम बात करें कि व्यवस्थापिका द्वारा निर्वाचन होता है, और तीसरी बात करें कार्यपालिका द्वारा नियुक्ति। तो जो तीन जैसे मैंने बताए हैं कि जनता द्वारा और कार्यपालिका द्वारा निर्वाचन और फिर कार्यपालिका द्वारा नियुक्ति, ठीक है ना। तो इन तीनों में जो थर्ड वाला है जो मैंने अभी लास्ट में बताया कि कार्यपालिका के द्वारा नियुक्ति, यही एक बेस्ट तरीका है जो न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में होता है, यानी कॉलेजियम पद्धति भी इसका एग्जाम्पल है। तो इस तरह से न्यायालय में जब न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है तो वे स्वतंत्र रूप से काम करते हैं, वरना कोई होता है ना जैसे कि इसको तो मैंने गद्दी पे बैठा है, ये मेरी बात मानेगा, मेरी क्या बात क्यों नहीं मानेगा, तो इसका मतलब अगर मैं गलत भी कर दूँ तो वो न्यायाधीश मेरी बात मानेगा, तो फिर वो फैसला कहाँ से सही होगा। तो इसलिए बेटर क्या होता है कि चुनाव नहीं हो, बेटर सबसे बेटर ये होता है कि न्यायाधीशों का चुनाव नहीं होना चाहिए, जबकि इसका होना क्या चाहिए, कार्यपालिका द्वारा नियुक्ति होनी चाहिए, जिससे फिर क्या हो, वह सभी पूर्वाग्रह से स्वतंत्र हो और अपने जो कार्य हैं जो न्याय देने का उसमें वो स्वतंत्र रूप में और सही तरह से काम कर सकें। फिर हम तीसरी बात करें, न्यायाधीशों के लिए उच्च योग्यता है, ये बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर कोई न्याय देने के लिए न्यायालय में जब उसको काम दिया जाएगा न्याय व्यवस्था स्थापित करने के लिए, तो सबसे ज़रूरी क्या है कि उसमें उच्च योग्यताएं होनी चाहिए। क्योंकि नॉर्मल से हम जैसे कहें कि जो साधारण सा कोई पद संभाल सकता है तो उसको उसके अकॉर्डिंग नहीं समझा जाना चाहिए, क्योंकि न्याय एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। ये राज्य में और राज्य के हित और पूरे इस कह सकते समाज को सही दिशा में ले जाने के लिए न्यायपूर्ण व्यवस्था है वो बहुत जरूरी होती है। इसमें न्याय देने का जो कार्य जिसके हाथ में होगा या न्याय प्रणाली में जो व्यक्ति काम करेंगे वे उच्च योग्यताओं से परिपूर्ण हो, तभी उनके द्वारा फैसले हैं वो विवेक के युक्त दिए जाएंगे। वरना कोई क्या होता है कि कोई अगर इतने योग्यशील व्यक्ति को अगर नहीं है और पक्षपात के रूप में किसी व्यक्ति को बैठा दिया जाए तो फिर उनका फैसला भी है वह उनके अकॉर्डिंग आएगा। अगर कोई योग्य है, पढ़ा लिखा है, दक्षपूर्ण है, तो वह अपने विवेक और सही तरीके से न्याय के तौर पे फैसला देता है। तो जैसे आप समझ गए होंगे कि न्याय का जो अवसर होता है वह उस पर उन्हीं व्यक्तियों को अवसर दिया जाए जो योग्य है और इसके अनुकूल है, तो वो सही रहता है। तो ये यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए कि योग्यताओं को सबसे पर्याप्त महत्व दिया जाना चाहिए, क्योंकि अगर हमें योग्यताओं का ना देखें और न्यायाधीशों को ऐसे नियुक्त कर लें तो अगर कोई जिसमें फैसला देने का विवेकपूर्ण गुण ही नहीं हो, या कह सकते हैं वो घर के अन्य प्रभावों से ग्रसित हैं, तो उनके द्वारा फैसला वो सही नहीं हो पाता है। तो इसलिए न्यायाधीशों का जो कह सकते हैं कि वहाँ पे काम करने का जो तरीका है उनमें सबसे प्रमुख क्या है कि उनको जो न्याय का या न्यायाधीशों में जो जब न्यायाधीश बनाया दिया जाए तो इसके लिए सबसे ज़रूरी क्या है, ज़रूरी ये है कि उनकी योग्यताओं को देखा जाए। जैसे हम ये समझ लें कि जो अपना भारत का सुप्रीम कोर्ट है तो उसमें अगर किसी न्यायाधीश को
न्यायालय में न्यायाधीश बनाना है तो उसके लिए क्या योग्यताएं होगी। तो योग्यता के तौर पे ये है कि वह उसके जो अधीनस्थ जो कह सकते हैं कि राज्यों के अंदर जो न्यायालय है कम से कम वहाँ पे न्यायाधीश के तौर पे 10 वर्ष का कार्य किया हुआ हो, या राष्ट्रपति की नज़रों में एक न्यायविज्ञ व्यक्ति हो। तो इस तरह से उसके न्याय के क्षेत्र में महत्वपूर्ण, न्याय के ही क्षेत्र में 10 या 15 वर्ष तक महत्वपूर्ण कार्य किया गया हो, तभी वह न्याय शासन प्रशासन और न्याय देने की व्यवस्था को समझ सकता है। तो उन्हीं व्यक्तियों को न्यायाधीश के तौर के पद पे बैठाया जा जाता है, यानी सर्वोच्च न्यायाधीश बनाया जाता है। तो ये योग्यताओं को पहले ध्यान में रखा जाता है ताकि जो इनके द्वारा जो काम किया जाए वो सही और विवेकपूर्ण हो। तो योग्यताओं को महत्वपूर्ण रखा जाए, तभी न्याय है वो, कानूनी न्याय है वो सही तरह से प्राप्त होगा। तो ये अपना स्वतः यहाँ पे साधन हो गया। तीसरा और स्वतः देखिए, पर्याप्त वेतन और पदोन्नति के अवसर, यानी ये एक तरह से हैं जैसे सरकार ने किसी व्यक्ति को कहा कि हाँ मतलब सरकार ने ये कह दिया कि हाँ आपको नौकरी मिल जाएगी, और नौकरी जब दे देते हैं, ठीक है ना, नौकरी दे देते हैं और उसका मंथली पेमेंट मान लो 3,000 ही दे दे, नौकरी मिल जाए उसको और पेमेंट कितना दे, 3,000 दे। तो अब समझ लीजिए कि एक व्यक्ति है जो आज के समय में कम से कम परिवार को चलाने के लिए 10,000 की ज़रूरत होती है पर मंथ। नॉर्मली अगर वो रहे तो 10,000 का उसका खर्चा आता है महीने का। तो सरकार इसको अगर 3,000 देगी तो फिर वो क्या करेगा, नॉर्मली आपको पता है कि वह कहीं ना कहीं से जुगाड़ करेगा, या फिर जो वो जिस पद पर काम करता है उसके साथ ही बेईमानी करेगा, क्योंकि जब पेट भरना है तो उसे करना पड़ेगा, और इसलिए वह भ्रष्टाचार या अन्य कोई काम करेगा। तो अगर उसे पर्याप्त रूप में वेतन दिया जाए, तो लगभग 50 या 60 या 90% समझ लीजिए, वो फिर इस गलत रास्ते पर नहीं जाएंगे। वो कहेंगे सरकार मुझे पर्याप्त रूप में वेतन दे रही है तो मैं अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाऊं। तो इसको हम जब यहाँ पे देखें कि न्याय देने की जो परंपरा है उसमें न्यायाधीश सबसे प्रमुख होता है, और वह विवेकपूर्ण निर्णय दे, इसलिए उसे पर्याप्त रूप में वेतन मिलना चाहिए, जबकि वो इस पर काम करेगा। वरना फिर क्या हो, जैसे कि अगर न्यायाधीशों को न्यायालय में पद पर स्थापित कर दिया जाए उसे सरकार या उसकी प्रणाली द्वारा अगर पर्याप्त पेमेंट नहीं दिया जाए, वेतन नहीं दिया जाए, तो दूसरा व्यक्ति उस जज को खरीद सकता है, क्योंकि जज चाहता है कि कोई मुझे खरीदे और मैं फिर उसके पक्ष में फैसला दूं, क्योंकि जज की ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही है तो वो दूसरा सोर्स अपनाएगा। तो इसलिए ज़रूरी क्या है कि न्याय है वो कानूनी न्याय कब सही होगा कि जब वहाँ पे न्याय देने के लिए जो व्यक्ति चुना जाए उसे पर्याप्त वेतन दिया जाए, ताकि वह किसी और के आगे हाथ नहीं फैलाए, और ये पर्याप्त वेतन मिलेगा, ठीक है ना। तो इस तरह से वो किसी दूसरों के बहकावे में नहीं और निष्पक्ष रूप में अपना फैसला दे सकता है। तो सबसे ज़रूरी है कि न्यायाधीशों को पर्याप्त वेतन मिले और साथ ही साथ पदोन्नति के अवसर मिलते जाए, ताकि उसे आगे बढ़ने की जो मनोइच्छा होती है वह उसकी संतुष्टि होती रहे। तो इसको पहले और प्रमुख तौर पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर कानूनी न्याय प्राप्त करना है तो न्यायाधीशों की ये व्यवस्थाएं जरूरी होनी चाहिए। और नेक्स्ट हम आगे देखें, लंबा कार्यकाल एवं पद की सुरक्षा, ये भी जरूरी है, क्योंकि न्यायाधीशों को जब पद पे स्थापित कर दिया जाता है तो उन्हें एक आश्वस्त होना चाहिए कि हाँ मेरा कार्यकाल है वो बड़ा होना चाहिए। जैसे ऐसे नहीं कि हर 5 बार वो टर्न हो जाता है, वो नहीं होना चाहिए। न्यायाधीशों का जो कार्यकाल है वह लंबा होगा तो वह कार्य भी आराम से और विस्तार से और विवेकपूर्ण सही तरीके से करेंगे, न्यायोचित होकर काम करेंगे। और साथ ही साथ उनके पद की सुरक्षा होनी चाहिए कि जब वो अपने पद पर कार्य करें तो उन्हें ऐसा नहीं लगे कि कभी भी पद से हटाया जा सकता है। उनका जो काम करने का तरीका है वह एक तरह से स्वतंत्र और निर्भय मुक्त होकर अगर काम करेगा, तभी वह कानूनी न्याय को बहुत अच्छे से आगे बढ़ा सकता है। कानूनी मतलब न्याय के क्षेत्र में कानून का जो महत्व है उसको और अच्छे से स्थापित करने के लिए जरूरी क्या है कि न्यायाधीशों का कार्यकाल लंबा हो और पद की सुरक्षा गारंटी दी जाए, ताकि वह ऐसा नहीं कि जैसे मैं काम कर रहा हूँ तो मेरे पीछे कोई आ जाए, मुझे डर लगे कि क्या होगा मेरा, तो मेरा काम करने का तरीका भी बदल जाएगा। जैसे अभी समझ लीजिएगा मैं लेक्चर दे रहा हूँ आपको, ठीक है ना, तो अगर मेरे पीछे कुछ अनहोनी होने का अगर मुझे अनुमान है, ऐसा अनुमान है कि मेरे पीछे कुछ बुरा हो सकता है, तो फिर मेरा जो काम है जैसे आपको लेक्चर देना है तो वो सही ढंग से नहीं हो पाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरा जो दृष्टिकोण वो होने वाली क्रियाओं के ऊपर केंद्रित हो जाता है, तो मेरा जो वर्तमान जो काम है वो सही नहीं हो पाएगा। तो यही व्यवस्था जब यहाँ पे होगी न्यायाधीशों के अंदर, तो न्यायाधीशों को उनके कार्यकाल को लंबा होना चाहिए, और दूसरी बात ये है कि उनका जो पद है वो सुरक्षित होना चाहिए, ताकि वो बेहतर काम कर सके और कानूनी न्याय एक सही तरीके से प्रभावी हो सके। नेक्स्ट हम देखें आगे,
वो है न्याय में समानता की व्यवस्था। और सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है कि जब कानून न्याय स्थापित हो तो न्याय किस पर आधारित होगा, यानी न्याय का जो बेस है वो क्या है, समानता है। तो न्याय को स्थापित करने के लिए समानता बेहद जरूरी है। तो जब हम जब व्यवस्थाएं करें न्याय को एक कानूनी रूप देने के लिए, तो इसके साथ साथ ये भी है कि राज्य में समानता हो, कानून है वो सभी के लिए समान हो, सभी को कानून के द्वारा सुरक्षा दी जाए और सभी कानून से सुरक्षित हो। तो ये जो व्यवस्था है वो जरूरी होनी चाहिए, क्योंकि जब कानूनी व्यवस्था इक्वली होगी, सभी को समान एक समझा जाएगा, तब वहाँ पे न्याय का जो रूप है वह भी समानता के आधार पे कानूनी रूप ग्रहण करेगा और कानूनी न्याय की स्थापना होगी। तो इस तरह से ये जो मैं समझाना चाह रहा हूँ तो वो ये है कि जब आपके एग्जाम में आ जाए कि कानूनी न्याय को प्राप्त करने के लिए क्या साधन होने चाहिए, तो जैसे मैंने समझा है ये आपको पॉइंट है तो वो आप नोट कर सकते हैं। साथ ही मैंने इसको डिस्क्रिप्शन के तौर पे समझा दिया। आपको ध्यान रखना है कि ये जो सोर्स है वह कानूनी न्याय को प्राप्त करने के बहुत ही अच्छे साधन के तौर पे कार्य करते हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, जैसे आज ये जो अपना 10th लेसन है इसका ये लास्ट पार्ट है, ठीक है ना, लास्ट पार्ट है, तो हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। आगे नेक्स्ट जो इसका जो टॉपिक बचा है उस पर हम देखते हैं। नेक्स्ट हम देख रहे हैं, तो आपको आगे ध्यान देना है कि जब ये न्याय के ऊपर तो 3 पार्ट और हैं इस वीडियो के, तो आप उनको भी ज़रूर देखें, क्योंकि आप जब ये अगर वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो ये आपको थोड़ा ही कम समझ में आएगा, क्योंकि स्टार्टिंग यानी हर किसी अगर किसी के साथ चलना है तो उसके शरणबद्ध तरीके को पकड़ना जरूरी है। यानी इसकी सीरीज है तो आपको इस फर्स्ट सीरीज को जरूर देखें ताकि आपको समझ में आ जाए। नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि भारतीय शासन व्यवस्था में न्याय को किस तरह से अपनाया गया है, तो वो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो जिस तरह से हमें बात करें लीगली कि कानून किस रूप में अपनाया जाना चाहिए और किस तरह की व्यवस्थाएं होनी चाहिए, तो भारतीय शासन व्यवस्था में जो कानून है उनको अपने संविधान के तौर पे बहुत ही महत्वपूर्ण दर्जा दिया के साथ ही साथ इसको वर्णन किया गया है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, जिस तरह से हमने ये सब देखा है अब तक, जो अपने लेसन से अकॉर्डिंग देखते आए हैं, एक तो स्वतंत्रता के बारे में था, समानता के ऊपर अपना जो लेसन था 9 नंबर वो हमने पढ़ा। इसी तरह फिर 10th लेसन है वो न्याय के ऊपर है। तो अब हम यहाँ पे तीनों को एक तरह से कह सकते हैं मूल्यांकन के तौर पे या निष्कर्ष के तौर पे पढ़ेंगे। यानी ये अब हमारा स्वतंत्रता, समानता और न्याय के ऊपर तुलनात्मक जो संबंध है वो अब यहाँ पे अभी जस्ट हम पढ़ने का प्रयास करेंगे, तो आप समझेंगे, ध्यान देना है। हाँ, तो ध्यान दीजिए, जैसे मैं अभी जो हम चर्चा कर रहे हैं वो ये है कि स्वतंत्रता, समानता एवं न्याय का संबंध, ठीक है ना। यानी न्याय का परस्पर संबंध की बात करें कि न्याय के लिए हम बात कर रहे हैं कि स्वतंत्रता, समानता और न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं न्याय का संबंध किस तरह से है। क्योंकि जब हम बात करी है इस न्याय के लेसन पर तो कहीं ना कहीं समानता का जिक्र हो रहा है, बार बार स्वतंत्रता का जिक्र हो रहा है। तो अब हम जो पढ़ रहे हैं वो ये है कि स्वतंत्रता, समानता एवं न्याय का परस्पर संबंध क्या है, किस तरह से ये व्यवस्था है वो राज्य के लिए, व्यक्ति के लिए लाभदायक होती हैं। तो हम उसको आगे देखें। स्वतंत्रता और समानता दोनों का लक्ष्य एक न्यायपूर्ण स्थिति को प्राप्त करना है। यानी स्वतंत्रता, समानता है वह किस रूप में काम करती है, वह राज्य के लिए हित के रूप में काम करती है। और सबसे उनका प्रमुख दायित्व ये होता है कि राज्य में जो व्यवस्था है वो न्यायपूर्ण हो, ठीक है ना, समानता पर आधारित हो। तो इस स्थिति को प्राप्त करने की दृष्टि से समानता और स्वतंत्रता को न्याय का महत्वपूर्ण अंग माना गया है, ठीक है ना। न्याय को प्राप्त करने के लिए ये महत्वपूर्ण है। तो इस संदर्भ में अर्नेस्ट बार्कर ने क्या कहा है, अर्नेस्ट बार्कर ने जो यहाँ पे अपनी बात कही है इस संदर्भ में, तो उसको ध्यान दे सुने कि न्याय वह अंतिम सिद्धांत है जो स्वतंत्रता और समानता तथा इन दोनों के विविध दावों के बीच तालमेल उत्पन्न करता है।
आपको ध्यान देना है, मैं यहाँ पे हाईलाइट कर दिया है, विचारक का नाम अर्नेस्ट बार्कर है और उसने ये कहा है कि न्याय वह उत्तम सिद्धांत है कि जो स्वतंत्रता और समानता तथा इन दोनों के विविध जो रूप हैं जिस पर हम चर्चा की थी, उन विविध रूपों के जो दावे हैं वो दावे करें, उन दावों के बीच तालमेल होना चाहिए, ठीक है ना। एक तरह से वास्तविकता होनी चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि वह उनका मूल भाव सही हो पाएगा, उनका जो लक्ष्य है वो सफल हो पाएगा। तो इसी तरह हम सबसे पहले देख रहे हैं स्वतंत्रता और न्याय। सबसे पहला यहाँ पे हम जब बात करें वो ये कि स्वतंत्रता और समानता, स्वतंत्रता और न्याय का क्या संबंध है, ठीक है ना, क्योंकि हर एक को अलग अलग हम समझेंगे, फिर इसका मूल्यांकन तौर पर अध्ययन हो जाएगा। तो पहले तुलनात्मक अध्ययन होना जरूरी है। तो देखिए, व्यक्ति और समाज एक दूसरे के पूरक है, व्यक्ति और समाज एक दूसरे के पूरक है तथा स्वतंत्रता का लक्ष्य व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास और समाज के सामूहिक हित की साधना है। ये आपको पता है, जैसे हमने जब स्वतंत्रता के ऊपर जो अपना टॉपिक था उसमें यही समझा, जब पढ़ा था कि स्वतंत्रता का लक्ष्य क्या है, व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करना, उसका जीवन है वो उस तरह जितना संभव उसके जीवन का विकास हो, और साथ ही साथ समाज के सामूहिक हित की साधना होता है। तो ये उसका लक्ष्य होता है, किसका, समानता का, ठीक है ना। तो न्याय भी यही मांग करता है। न्याय की मांग है कि स्वतंत्रता समाज के किसी एक वर्ग या कुछ विशेष व्यक्तियों के हाथों में नहीं रहे, वरन समस्त मानव समुदाय को प्राप्त हो। ये न्याय का उद्देश्य है कि स्वतंत्रता है वो सभी के हाथों में हो, सभी को इसका अधिकार प्राप्त हो, सभी को स्वतंत्रता मिले। न्याय का सिद्धांत स्वतंत्रता को व्यापक बनाने पर बल देता है। न्याय का सिद्धांत स्वतंत्रता को व्यापक बनाने पर बल देता है और स्वतंत्रता का मकसद क्या होता है, स्वतंत्रता का उद्देश्य व्यक्ति के व्यक्तित्व एवं यानी स्वतंत्रता है वह व्यक्ति और समाज का विकास चाहती है। तो जो स्वतंत्रता व्यक्ति और उसका समाज का व्यक्तित्व दोनों का एक तरह से विकास चाहती है, तो न्याय ये कहता है कि स्वतंत्रता है उसका और व्यापक क्षेत्र हो, मतलब स्वतंत्रता सभी जगह पर्याप्त रूप में व्याप्त हो, यानी स्वतंत्रता सब जगह व्याप्त होगी तो व्यक्ति और समाज का विकास भी पूर्ण तरह से हो पाएगा। तो इस तरह से कहीं ना कहीं दोनों का संबंध हम किस तरह से देख रहे हैं, पूरक देख रहे हैं, पूरक संबंध हो रहा है। पूरक संबंध का जैसे आप समझ रहे हैं ना, यानी एक के होने से दूसरे की जो क्रियान्वयन ये बहुत अच्छे से हो पाती है, यानी एक है तो दूसरा है वो सफल हो पाएगा, इन दोनों मिलके अपना जो लक्ष्य होता है वो बहुत अच्छे से कर पाते हैं। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं परस्पर सहयोग है। जैसे इस लाइन से बता रहा है कि स्वतंत्रता का उद्देश्य व्यक्ति और समाज का विकास करना, तो इस विकास करने का जो इनका जो लक्ष्य होता है स्वतंत्रता का, तो न्याय ये चाहता है कि स्वतंत्रता है उसको और व्यापक बनना चाहिए और सभी क्षेत्र में फैलना चाहिए, उस पर बल देती है। मतलब इनडायरेक्टली है स्वतंत्रता, जो न्याय है वो स्वतंत्रता को बल देती है और स्वतंत्रता है वो राज्य का विकास चाहती है। यानी कहीं ना कहीं दोनों मिलकर इनका दोनों का फोकस क्या है, व्यक्ति और राज्य का विकास, और सभी जगह उसकी जो पहुँच है वो व्यापक हो। तो इस तरह से आपको यही समझना है कि न्याय का सिद्धांत वास्तविक रूप में समानता की प्राप्ति का, यहाँ पे स्वतंत्रता की प्राप्ति का भी मार्ग है। तो न्याय का सिद्धांत स्वतंत्रता को व्यापक बनाने पर बल देता है और इसी दृष्टि से स्वतंत्रता पर प्रतिबंध की स्थितियाँ न्याय संगत होनी चाहिए। और जैसे हमें न्याय के लेसन के ऊपर पढ़ा था कि न्याय है उस पर भी कुछ प्रतिबंध होने चाहिए, तो
ये जो है स्वतंत्रता पर प्रतिबंध होनी चाहिए, ये व्यवस्था है वो जब हमने पढ़ा था अपने न्यायिक स्वतंत्रता के बारे में, तो जैसे पढ़ा था कि सकारात्मक न्याय और सकारात्मक स्वतंत्रता और नकारात्मक स्वतंत्रता। तो यानी कहीं ना कहीं जो स्वतंत्रता है उसके ऊपर नियंत्रण होना चाहिए ताकि वो भी नियंत्रण में रह सके। तो ये जो न्याय है वो ये कह रहा है कि स्वतंत्रता है वह उस न्याय के लिए हितकर है, तो कहीं उसको भी ये ध्यान में रखना जाना चाहिए कि स्वतंत्रता के ऊपर कुछ प्रतिबंध लगाए जाने चाहिए, लेकिन वो प्रतिबंध कैसे होने चाहिए, उचित, जो न्याय के लिए हितकर हो। तो यानी हम जब पढ़ रहे हैं इन संबंध के बारे में, तो ये पहला तो ये है कि स्वतंत्रता और न्याय दोनों परस्पर हैं और दोनों का परस्पर जो गतिविधि है वो व्यक्ति और राज्य के लिए सही और हितकर लाभकारी होती है। दूसरा हम देखें समानता एवं न्याय कि इन दोनों में क्या संबंध है। समानता और न्याय इनका क्या संबंध है, तो देखिए समानता की मांग है, यानी समानता क्या डिमांड करती है, समानता की मांग है कि सभी नागरिकों को बराबर अधिकार प्राप्त हो। ये क्या कहता है कि सभी नागरिकों को बराबर अधिकार प्राप्त हो, ठीक है ना। समानता ये चाहती है कि राज्य में सभी व्यक्तियों को समान बराबर अधिकार प्राप्त हो, इसी के साथ और उनके कर्तव्य भी एक जैसे होने चाहिए, उनका कर्तव्य राज्य हित में हो। इसलिए न्याय जैसे इस तरह समानता ये मांग करती है, तो न्याय की क्या मांग है, न्याय की ये मांग है कि उन्हें विकास के लिए विशेष सुविधाएं प्रदान की जाए। अपन जैसे न्याय की बात करें, न्याय की मांग है कि व्यक्ति के विकास के व्यक्ति का विकास, जैसे हम बात कर रहे हैं कि जैसे राज्य में रह रहा है तो उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ साथ वह समाज में सभी के साथ इक्वल रूप में आगे बढ़ सके, तो उनके लिए विकास की व्यवस्था है वो समानता के तहत जब संपन्न हो पाती है। तो न्याय भी यही मांग करता है कि व्यक्ति के विकास के लिए जो व्यवस्था है वो प्रभावी रूप से हो। तो ध्यान रखना, न्याय की मांग है कि उन्हें विकास के लिए विशेष सुविधा प्रदान की जाए। इस प्रकार न्याय का सिद्धांत वास्तविक में समानता की प्राप्ति का मार्ग बतलाता है। तो ध्यान रखना है, विशेष सुविधा प्रदान की जाए। और दोनों का जैसे हम बात करें कि इसका और इसका दोनों का उद्देश्य क्या है, विकास। अब विकास की जैसे बात करें तो व्यक्तित्व का विकास हो, साथ ही साथ राज्य का भी विकास हो, ठीक है ना। समाज की बात करें तो इस तरह से जैसे मैं बता रहा हूँ आपको यहाँ पे कि स्वतंत्रता और न्याय का संबंध हमने पढ़ा, दोनों पूरक हैं। तो इसी तरह समानता और न्याय के संबंध के बारे में देखिए, तो समानता ये चाहती है कि नागरिकों को बराबर अधिकार प्राप्त हो, यानी राज्य में जो भी जिस तरह की व्यवस्था हो उन सब में व्यक्ति का बराबर का हक हो, ठीक है ना। और न्याय ये मांग करता है कि व्यक्ति के विकास के लिए विशेष सुविधा प्राप्त की जाए, विशेष सुविधा प्रदान की जाए, यानी उन्हें बराबर का हक प्राप्त हो। अब यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि समानता का मतलब सभी को समान मानने के साथ साथ ये ध्यान में रखना है कि जो बहुत नीचे है, पिछड़ा हुआ है, जो सभी इस लेवल में है, कोई अगर नीचे कह सकता है कि निम्न कैटेगरी में है, तो उसको फिर विशेष सुविधा दी जाए ताकि वह भी बराबर हक में आ सके, फिर उस बराबरी का फायदा उठा सके। तो अगर सबको बराबर हक देना है तो बराबर का मतलब ये है कि अगर कोई पिछड़ा हुआ है, कोई निम्न वर्ग है, कोई बहुत गरीब है, तो उनको कुछ विशेष सुविधा दी जाए, उस विशेष सुविधा दी जाए ताकि वो भी बराबर आए और फिर जो बराबर वालों को जो सुविधा थी वो इन्हें मिल पाए। वरना बराबर सुविधा या अधिकार जो स्वतंत्रता जो दी जा रही है उन्हें, अगर वो कोई नीचे कैटेगरी में है, उनका जीवन बहुत दुखपूर्ण है, तो वो उस सुविधाओं को फायदा नहीं उठा पाएगा क्योंकि वो उस कैटेगरी में नहीं है। तो समानता कब स्थापित होगी कि किसी वर्ग को और अधिक समानता में विशेष सुविधा दी जाकर उस समाज के बराबर हक में लाया जाए और उससे अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए अधिकार, स्वतंत्रता और समानता प्रदान की जाए। तो इसलिए ये दोनों क्या मांग करते हैं, व्यक्ति का विकास,
साथ ही साथ राज्य का विकास हो, यानी ये भी दोनों एक ही दिशा की ओर बढ़ना चाहते हैं, यानी पूरक संबंध है इन दोनों में, जिस तरह से न्याय और समान हमने कह सकते स्वतंत्रता में था। तो इस तरह से हम यहाँ तक पहुँचे हैं कि न्याय स्वतंत्रता और समानता की प्राप्ति का साधन है। न्याय स्वतंत्रता एवं समानता की प्राप्ति का साधन है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है कि न्याय राज्य में स्थापित करना है तो न्याय स्थापित कब होगा, जब राज्य में लोगों को पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त हो, जो उचित रूप में हो, ठीक है ना, युक्ति युक्त हो, तो वो उन्हें स्वतंत्रता प्राप्त हो। साथ ही साथ राज्य में लोगों को समानता का अधिकार दिया हो, हर तरह की अगर समानता उन्हें मिलेगी, स्वतंत्रता का अधिकार होगा, तभी उस राज्य में उस व्यवस्था के अंतर्गत न्याय है वो स्थापित हो पाएगा। मतलब न्याय की स्थापना के लिए, न्याय को स्थापित करने के लिए स्वतंत्रता और समानता एक साधन, एक ड्राइव के तौर पे काम करते हैं, वो यहाँ पे समझना है। संबंध के तौर पे ये है कि दोनों मिलके न्याय है वो बहुत अच्छे से स्थापित हो पाता है। स्वतंत्रता और समानता आज के जीवन के महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं और इन्हें अपनाना उचित और आवश्यक है। इन्हें अपनाना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि वर्तमान समय में सभी राज्यों में लोकतांत्रिक व्यवस्था है और लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत राज्यों का उद्देश्य क्या है, एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। तो इस स्थापना के लिए सबसे जरूरी क्या है, स्वतंत्रता और समानता की स्थापना। तो इसके लिए जो जरूरी है वो कदम उठाए जाएं, तभी वहाँ पे न्याय भी स्थापित होगा। लेकिन व्यवहार में स्वतंत्रता और समानता के बीच टकराव की कहीं ना कहीं स्थिति आती है और विविध रूप में हम टकराव को जब देखते हैं तो एक दूसरे के विविध खड़े हो जाते हैं। लेकिन न्याय का सिद्धांत इस बात की मांग करता है कि ऐसी प्रत्येक स्थिति में संपूर्ण समाज के हित को ही सर्वोपरि समझा जाए। अगर कभी स्वतंत्रता और समानता दोनों एक दूसरे के विरोध हो जाए तो उस समय हमें ये ध्यान में रखा जाना चाहिए या समाज को कि हमें या समाज को या व्यक्ति को कि न्यायपूर्ण स्थिति है वो प्रदान की जाए, ठीक है ना। इसलिए ध्यान रखना है कि स्वतंत्रता और समानता के प्रश्न को उत्पन्न होने वाली इन दुविधापूर्ण स्थितियों का समाधान न्याय के द्वारा ही संभव है। यानी अगर कभी भी राज्य में स्वतंत्रता और समानता के बीच गतिरोध उत्पन्न हो जाए तो इन गतिरोध को दूर करने के लिए फिर जरूरत किसकी पड़ती है, न्याय की, क्योंकि इसके द्वारा जो व्यवस्था है वो सभी तरह से सही होती है और संतुष्टपूर्ण होती है। तो इस पर प्रोफेसर बारकर ने लिखा है कि न्याय का सिद्धांत न केवल व्यक्ति और व्यक्तियों के बीच समन्वय पैदा करता है, मतलब न्याय का सिद्धांत सिर्फ ये नहीं है कि व्यक्ति और समाज के बीच समन्वय तालमेल बैठाता है, बल्कि विभिन्न सिद्धांतों के बीच भी सामंजस्य उत्पन्न करने का भी एक साधन है। न्याय है वो व्यक्ति, समाज और राज्य के बीच ही समन्वय या कह सकते एकीकरण लाने का प्रयास नहीं करता, बल्कि न्याय है वो विभिन्न धारणाओं, विचारधाराओं और सिद्धांतों के बीच भी समन्वय लाने का प्रयास करता है। तो न्याय की जो व्यवस्था है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस तरह से हमने ये संबंध के बारे में पढ़ा है इनके कि किस तरह का एक तुलनात्मक, यानी न्याय है वो बहुत ही जरूरी है और न्याय के लिए आधार के तौर पर स्वतंत्रता और समानता है वो काम करती है। तो इस तरह से अपना जो ये 10th लेसन है वो पूरा होता है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट जो अपना लेसन होगा वो 11th होगा, वो स्टार्ट करेंगे। तब तक आपको ध्यान रखना है कि जो भी पढ़े हैं अगर समझ नहीं आया तो वापस रिपीट टेलीकास्ट करके देख सकते हैं वापस दोहरा के, और इससे संबंधित कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। तब तक ध्यान रखिए अपना और सबका। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।